महाराष्ट्र में पहली बार आमिर सर इंस्टीट्यूट लाए हैं फ्री कोचिंग फॉर 11 साइंस ऑन यूट्यूब और 12 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड और MHCET की तैयारी सिर्फ 3500 में। पूरे महाराष्ट्र से लगभग 30,000 स्टूडेंट्स आमिर सर के चैनल का फायदा उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। महाराष्ट्र में पहली बार आमिर सर इंस्टीट्यूट लाए हैं फ्री कोचिंग फॉर 11 साइंस ऑन यूट्यूब और 12 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड और MHCET की तैयारी सिर्फ 3500 में। पूरे महाराष्ट्र से लगभग 30,000 स्टूडेंट्स आमिर सर के चैनल का फायदा उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 2 पर है। हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग वेक्टर ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे और इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वेक्टर्स का। तो ये जो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, ये तो बुक में रूल्स दिए होते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको अपने रूल्स बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कब क्या यूज़ करना है आपको। ठीक है ना? वरना बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कब क्या यूज़ करना है, कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, ट्राइंगल लॉ कब लगाना है, पैरेललोग्राम लॉ कब लगाना है। तो सारे कंफ्यूजन आपके मैं क्लियर कर दूंगा। और माफ़ी चाहता हूँ, मैं माइक नहीं ला पाया, मैं ऑफिस पे रह गए, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मैं घर पे ही हूँ 2-3 दिन से। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो वेक्टर जो है हमारा क्या कहता है, तो वेक्टर्स के बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बच्चों क्या क्या पढ़ लिया था। वेक्टर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप होते हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है उनको स्केलर्स कहते हैं, और जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड है उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। और साथ साथ में वेक्टर के लॉस को भी वो भी करना चाहिए। ठीक है ना? एग्जाम्पल इसकी क्या है? स्केलर के एग्जाम्पल मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, एटलीस्ट इतनी याद होनी चाहिए। ठीक है? इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जो है एटलीस्ट इतने याद होना चाहिए, ये सब के सब वेक्टर है। ठीक है? उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताइए क्या क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने देख लिया था कि बेसिकली हमारे पास एक जीरो वेक्टर होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसके बाद एक पोजीशन वेक्टर होता है जो क्या बताता है? पोजीशन बताता है। उसके बाद एक नेगेटिव वेक्टर होता है, गिवन वेक्टर को पकड़ के उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था? इक्वल वेक्टर। ऐसे 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, तो क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताई। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वेक्टर ऑपरेशंस के बारे में। वेक्टर ऑपरेशंस का मतलब होता है वेक्टर का प्लस, वेक्टर का माइनस, वेक्टर का मल्टीप्लाई। वेक्टर में डिवीजन नहीं होता, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई इसमें 2 होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। वो आपको समझाता हूँ। ऑपरेशंस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमको सीखना है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक का आर्टिकल जो है, टेक्स्ट बुक का जो है आपका 2.3 है। तो 2.3.1 बताने आ रहा हूँ मैं आपको, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का। ठीक है? तो 2.3 हम लोग जो है पढ़ रहे हैं अभी, और उसमें से 2.3.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आइए मैं आपको समझाता हूँ। बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर बेसिकली नंबर जो होते हैं वो स्केलर होते हैं। तो किसी भी वेक्टर को एक स्केलर आसानी के लिए एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या? हो ये जाएगा कि आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। ठीक है ना? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये एक फोर्स है जो कि 10 न्यूटन का है, और इसको हम लोग ने देखो लेंथ ऑफ वेक्टर जो होती है वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है।
लेंथ ऑफ वेक्टर शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो हमने इसको 10 यूनिट मान लिया या 10 न्यूटन मान लिया। अब अगर मैं क्या कर दूं, इसी फोर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं या दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एफ बार एक वेक्टर था, अब ये क्या आ जाएगा 4F बार हो जाएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। यानी जो अपने को नया वेक्टर बनाना पड़ेगा ना, अभी नया वेक्टर मिला। कौन सा नया वेक्टर मिला? 4F बार नया वेक्टर मिला। तो जो नया वेक्टर होगा वो इससे 4 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 का एक स्केलर, तो वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब जो वेक्टर बनेगा, वेक्टर क्या होगा? वेक्टर इसका 4 गुना होगा, कुछ इस तरीके से। तो 4F बार इज इक्वल टू क्या होगा? 40 न्यूटन। ये एक नया वेक्टर है, यही मतलब है इसका, ठीक है ना। अब अगर मैं क्या कर देता, अब अगर इसको मैं -4 से मल्टीप्लाई करता तब क्या होता? तो ये हो जाता -4F बार इज इक्वल टू क्या होता है? -40 न्यूटन। ये होता। -4F बार मतलब क्या? ये जो आपका F बार था उसका 4 गुना ले रहा है, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, मतलब ये बन जाएगा वो। ये क्या होगा? -4F बार इक्वल टू क्या होगा? 40 न्यूटन। समझा? क्लियर हो गया? यही मतलब है इसका, ठीक है ना। अगर इस F बार को मैं क्या कर दूं, -4F बार की जगह या -4 की जगह मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना। अब बताओ क्या होगा? ये आधा हो जाएगा ना, 2 1 2 5 यानी हाफ ऑफ F बार। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 5 न्यूटन। यानी अब आपको इसका आधा वेक्टर बनाना पड़ेगा, मतलब कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ F बार, उसको आप क्या बोलोगे? 5 न्यूटन। यही मतलब होता है इसका। तो जो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो उतने टाइम्स बन जाएगा गिवन वेक्टर। समझ आया? क्लियर हो गया? यही इसका मतलब है, और उसमें कोई खास बात नहीं है। तो बहुत आसान है, ये आपको समझा दिया मैंने, ठीक है ना। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता, बताओ 100 से मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता 1000, है ना। तो 1000 गुना बनाना पड़ता इसका, ठीक है ना। F बार का 1000 गुना, ठीक है। चलो हाँ, 1000 नहीं, 100 गुना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। F बार का 100 टाइम्स, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया यहाँ तक अपने को, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद अपने को अब जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, ये रूल्स बताने से पहले कुछ और रूल मैं आपको बताऊंगा। और जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वो तो मैं आपको स्टेटमेंट बुकिश चीजें बताता ही हूँ, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा, तभी आपको समझ आएगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते कैसे, ठीक है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट, पता नहीं बुक ने क्यों मिस आउट किया है, बच्चे को समझेगा ही नहीं इसके बिना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला है ये पॉइंट, टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स their tails must coincide। अगर आप क्या चाहते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो उनकी टेल्स क्या होनी चाहिए? कोइंसाइड करनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास एक वेक्टर है, ये है A बार, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर है B बार। अब दोनों के बीच में एंगल डिटरमाइन करना है, तो एंगल कैसे डिटरमाइन करेंगे? दोनों की टेल्स को कोइंसाइड करवाना पड़ेगा। अब ये तो इधर है, ये तो इधर है, तो अब यही आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट में आपको यही बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ लिख देता हूं मैं। अ वेक्टर, ऑब्वियसली फ्री वेक्टर की बात हो रही है, आप फ्री और लोकलाइज में मत पढ़ो, ये भी एटलीस्ट इतना याद रखो। अ वेक्टर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट चेंज द वेक्टर। अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर देंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होता। तो ये मेरे पास एक वेक्टर है, कौन सा? ये मेरे पास एक वेक्टर है B बार, है ना। इसको मैं पैरेलली डिस्प्लेस कर देता हूँ। देखो ऐसे उठा करके लेके जाऊंगा पैरेलल, ऐसे उठा के फिर यही पे ऐसे पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया मैंने। पैरेलली रहा ना, ये तो इधर से लेके गया और यहाँ लेके आ गया मैं इसको। तो अब भी तो B बार क्या हुआ? B बार अब भी तो पैरेलल हुआ, है ना। दोनों की टेल कोइंसाइड हो गई। तो दो वेक्टर्स हैं और दोनों की टेल कोइंसाइड कर रही है, तो उनके बीच में जो एंगल है उस एंगल को ही क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझे? यहाँ पर दो टेल्स लिखा है मैंने, दो हेड्स भी हो सकते हैं। एक को पकड़ के चलो, या तो दोनों टेल को कोइंसाइड करवा दो या तो दोनों के हेड को कोइंसाइड करवा दो। समझा? क्लियर हो गया? तो टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देयर टेल्स मस्ट कोइंसाइड। सबसे पहली चीज, अगर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल डिटरमाइन करना है तो उनकी टेल्स को कोइंसाइड करवाओ। उसके बाद दो एंगल बनेंगे, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये भी तो बनेगा।
लेकिन कौन सा एंगल लेंगे, देखो ये स्मॉलर एंगल है और ये क्या है, ये बिगर एंगल है, तो आप हमेशा स्मॉलर एंगल लेंगे, है ना। ये बाहर वाला एंगल भी तो है 360 माइनस थीटा वाला एंगल, 360 पूरा 360 है, 360 में से थीटा निकाल देंगे तो ये बचेगा, तो ये 360 माइनस थीटा वाला एंगल, ध्यान रखना जो बिगर एंगल है वो नहीं लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, तो स्मॉलर एंगल होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, चलो भाई। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल डिटरमाइन करना है तो या तो उनकी टेल या तो उनके हेड कोइंसाइड करवा दो। एक कोई कन्वेंशन ले लेते हैं, मैं टेल पकड़ लेता हूँ, उनकी टेल्स को कोइंसाइड करवाएंगे। दूसरा रूल क्या है, अ वेक्टर डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट चेंज द वेक्टर। अगर एक वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। हम फ्री वेक्टर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अभी फ्री और लोकलाइज में नहीं पढ़ना है, आपको इतना पूछेगा नहीं, बस आपको रूल्स याद रखने हैं जो मैंने बताए। और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पहले आप लोग डिटरमाइन करना सीखो। देखो ये ए बार है, उसके बाद ये मेरे पास था बी बार, ऐसे कुछ, ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ हमारे पास बी बार, ऐसे कुछ है, ठीक है ना। इनको कोइंसाइड करके एंगल बताओ, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है। उसके बाद ये मेरे पास एक ए बार है और ये मेरे पास जो है एक यहाँ पर जो है ये बी बार है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, ये बी बार है, ठीक है ना। तीसरा मेरे पास एक ये ए बार है और मेरे पास जो है ये समझ लीजिए आप, इधर है बी बार, इधर है बी बार, ठीक है। या फिर इसको कैसे करें, इधर है बी बार, ये बी बार है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो भाई। तो तीनों केसेस में आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल डिटरमाइन करना है। सिर्फ ये बताना है एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, कौन से केस में क्या है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला रूल, टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स द टेल्स और हेड्स मस्ट कोइंसाइड, हम टेल कोइंसाइड करवाएंगे, पहला रूल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अ वेक्टर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट चेंज द वेक्टर, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स बुक में नहीं दिए हुए और ये बताए बगैर आपको आगे की चीजें समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। चलो भाई, चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करना है, तो ऐसे पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसको भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसको डिस्प्लेस करते 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 ऐसे लाओ, देखो ये ऐसा वेक्टर है, इसको डिस्प्लेस करते करते यहाँ तक ले आए हैं, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे कुछ, ऐसे। देखो ये वेक्टर इसी के पैरेलल डिस्प्लेस होते 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 यहाँ तक पहुंच गया। तो इनके बीच में एंगल क्या है बताओ, एंगल है एक्यूट। कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, समझे। तो फर्स्ट केस में एक्यूट एंगल। सेकेंड केस में क्या करना है, टेल्स को कोइंसाइड करवाना है। ये मेरे पास टेल है, ये मेरे पास टेल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो ए को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ या तो बी को भी पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई वेक्टर को शिफ्ट कर दो। तो ये ऐसी सिचुएशन है। बी को मैं क्या करता हूँ, बी को मैं ऐसे पैरेलली शिफ्ट करता हूँ, ऐसे पैरेलली शिफ्ट करता हूँ आगे। तो बी को पैरेलली शिफ्ट किया ऐसे, उसके बाद ऊपर पैरेलली शिफ्ट कर दिया। तो बी को पहले मैं ऐसे ले गया, उसके बाद मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे, ये भी तो पैरेलली हुआ ना, तो बी को मैं ऐसे ले जाता हूँ, फिर समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी बार। तो ये ए बार और ये बी बार, ये एंगल क्या है, थीटा, और ये एंगल कैसा है, ये है ऑब्ट्यूज। कैसा एंगल है, ये एंगल है ऑब्ट्यूज, समझा, क्लियर हो गया। तो सेकंड केस में ऑब्ट्यूज एंगल है। तो कैसे डिटरमाइन होगा, उनकी टेल्स को कोइंसाइड करवा के डिटरमाइन हो जाएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद ये ए बार है, अब इसी को पैरेलल डिस्प्लेस कर दो या बी को पैरेलल डिस्प्लेस कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। बी को ऐसे उठाया, फिर यहाँ पीछे ले आया, है ना, पहले ऊपर उठाया फिर पीछे ले आया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, बी बार। इनके बीच में कितना एंगल है, 90, मतलब ये एंगल कितना है, ये राइट एंगल है, समझा, क्लियर हो गया। तो आपके पास जो है, अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल डिटरमाइन करना है तो उनके टेल्स को कोइंसाइड करवाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो आपको आगे की चीज तो मस्के के जैसे समझ आएगी, समझे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, बस इसको ध्यान रखो अभी, ठीक है। चलो अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको भी कैसे करना है, क्या करना है। ये सब मेरे बनाए हुए रूल्स हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसा है कि मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स जो मैं बताता हूँ, उसके बाद वो फिर कॉपी हो जाता है, वो बिल्कुल वैसे वैसे क्या करते हैं उसको, जो मैं बताता हूँ। अभी मैंने एक देखा है, एक
वो यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, इस साल पिछले साल भी शायद पढ़ाया उन्होंने, और इस साल भी उन्होंने कोई एक रोटेशन डायनेमिक चैप्टर पे क्या किया, लेक्चर्स बनाए। तो पिछले साल के लेक्चर में वो पॉइंट नहीं थे, मेरे उनके लेक्चर में वो पॉइंट नहीं थे, मेरे लेक्चर में पॉइंट थे, वही पॉइंट पूरे छाप दिए उन्होंने। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वाले पॉइंट्स हैं वो पिछले लेक्चर में उनको पता नहीं था, मतलब पिछले साल उनको पता नहीं था, और पिछले साल मेरे लेक्चर में वो पॉइंट थे कि वो पीरियोडिक मोशन क्यों बोल रहे हैं उसको, यूसीएम को नॉन यूसीएम को कैसे पीरियोडिक बोल सकते हैं, वो पीरियोडिक इन स्पेस होता है, तो पूरा उसको छाप दिया। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। ठीक है, चलो जो भी है, नए टीचर्स हैं उनको सिखाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे नए टीचर्स सीखते हैं इससे। उस दिन मुझे एक जगह से फोन आया, घाटकोपर से, मुंबई में एक जगह है घाटकोपर से, मुझे कॉल आया, वो टीचर मुझे फोन करके कह रहे थे कि सर मेरा एक जगह डेमो था, नए टीचर हैं वो, उनके उन सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है ये, वो देख करके सीख सकते हैं नए टीचर्स जो हैं। तो वो मुझे बोल रहे थे कि सर क्या हो गया कि वो कहीं पर डेमो देने गए थे, अभी नया नया उन्होंने पढ़ाना शुरू किया है, तो उन्होंने मेरे फ्लूइड्स का फर्स्ट लेक्चर पूरा रट के गए थे, एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही उन्होंने प्रिपरेशन की थी उस लेक्चर की, तो वो पूरी तरीके से प्रिपेयर करके गए थे, और फिर मुझे फ़ोन करके थैंक यू बोलते कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया उससे, बोले एग्जैक्टली जैसे आपने पढ़ाया था वैसे मैंने पढ़ाया, वो मेरा सिलेक्शन हो गया उस बेसिस पे। ऐसा है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो नए लोग सीखें, लेकिन जो सो कॉल्ड मतलब अपने आप को मतलब बता रहे हैं ये लेक्चर वो कर दिया हमने, और फिर कॉपी नहीं करना चाहिए, बुरी बात है ना, अपना खुद का करो कुछ। ठीक है, चलिए आइए जो भी। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, तो इसमें क्या है, तो सबसे पहली चीज जो है आपको क्या याद रखना है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग थीटा बोलेंगे। ठीक है ना, सबसे पहला केस मैं जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना, इजी होगा तुमको। सबसे पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है, तो देन एड देम न्यूमेरिकली, उनको न्यूमेरिकली ऐड कर दो। न्यूमेरिकली ऐड करने का मतलब नंबर के जैसे ऐड कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास एक वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन का, और ये मेरे पास एक वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन का। ठीक है ना, दोनों में एंगल कितना बताओ, क्या बोला था मैंने, सबसे पहले एंगल डिटरमाइन करने के लिए टेल को कोइंसाइड करवा दो, और वेक्टर को पहले डिस्प्लेस करवा दिया मैंने, डिस्प्लेस करवा दिया, जैसे डिस्प्लेस करा दूंगा तो बताओ क्या होगा, 10 न्यूटन, और ये हो जाएगा अपना 5 न्यूटन। कितना एंगल है दोनों के बीच में, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं है। तो जब 0 डिग्री होगा तो न्यूमेरिकली ऐड कर दो। न्यूमेरिकली ऐड करने का मतलब क्या है, रिजल्टेंट में सीधा दोनों को ऐड कर दो, तो 10 + 5 कितना होता है, 15 न्यूटन। ये इसका आंसर है, समझा, क्लियर हो गया। उस दिन लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल में मैंने दिया था, है ना। तो जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होगा तो उनको न्यूमेरिकली ऐड कर दो, ठीक, सीधा सीधा ऐड कर दो। उसके बाद इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 का है तो उसके बाद क्या करो, देन सब्ट्रैक्ट देम न्यूमेरिकली, उनको न्यूमेरिकली क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना, मतलब क्या है, जैसे ये हमारे पास अभी है 10 न्यूटन और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 5 न्यूटन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो जो अब इनका कैसे डिटरमाइन करेंगे आप एंगल, इसको 5 न्यूटन को आगे लेके जाओ, फिर इसको यहाँ पर लेके जाओ, है ना, इधर पे लगा दो, तो ये अपना क्या है 5 न्यूटन और ये अपना क्या है 10 न्यूटन। कितना एंगल है दोनों के बीच में, 180 डिग्री, 180 डिग्री है, तो इस वजह से रिजल्टेंट क्या होगा, तो 10 - 5, बिगर माइनस स्मॉलर, यानी लार्जर माइनस स्मॉलर करना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 5 विल बी 5 न्यूटन। समझा, क्लियर हो गया। तो एकदम ईजी है ये, ठीक है ना। तो दो केसेस मैंने आपको बता दिए, इन फिल कर लेते हैं इसकी। चलिए, तो ये हम लोग ने कर लिया। तो जब 0 का एंगल होगा तो क्या कर दो, ऐड कर दो, 180 होगा तो क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना। और अगर
तीसरा केस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्या मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 0 और 180 के बीच में, ना 0 है ना 180 है, 0 से बड़ा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 179, 160, समझे, 120, 0 180 के बीच में है, तब क्या करेंगे, देन अप्लाई ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझे? तो ये समझा दिया आपको मैंने कि ये लॉज लगाने कब लगाने हैं, जब आपका जो वेक्टर है, तो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल 0 और 180 के बीच में होगा, तब लगा दो। क्या 0 भी नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे जाओगे ना तो बहुत इजी पड़ जाएगा तुमको। समझे? क्लियर हो गया? ऐसे इसलिए केसेस हटा देता हूं मैं, तो याद करोगे ऐसे केसेस तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो उसमें पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपने को क्या करना है, बस ये याद रखना है कि अगर क्या हो जाए, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगाना है तो कब लगाना है, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 या 180 होगा। समझा? क्लियर हो गया? इससे बहुत इजी हो जाएगा आपका, जो आपको सॉल्व करना है इसको लेकर। तो ये जो है, अब एक एक करके इसको समझते हैं कि ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ का मैं पहले वो स्टेटमेंट बताऊंगा जो आपके भेजे में जाता है। पहले लेक्चर में भी बताया था, 2 डेफिनेशन हमेशा बताता हूँ। ठीक है ना? क्लियर हो गया? और उसके बाद वो बताऊंगा जो आपको एग्जाम में लिखना हो, तो बुक में भी लिखा हुआ है। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ ये कहता है एक वेक्टर के हेड पर दूसरे का टेल, क्या बोल रहा हूं मैं, एक के हेड पर दूसरे का टेल। अब देखो सीक्वेंस कैसे जा रहा है, ये A बार जा रहा है, ये B बार जा रहा है, तो C बार ऐसे आना चाहिए। नहीं, रिजल्टेंट जो होगा ना वो उल्टा जाएगा सीक्वेंस से उल्टा। समझे? ठीक है ना? तो एक के हेड पर दूसरे का टेल और रिजल्टेंट ऐसे नहीं आएगा, उल्टा जाएगा, रिजल्टेंट उल्टा। तो उसका स्टेटमेंट ये है, एक के हेड पर, यानी एक वेक्टर के हेड पर दूसरे का टेल मतलब दूसरे वेक्टर का टेल और रिजल्टेंट उल्टा। समझा? क्लियर हो गया? तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे। क्या स्टेटमेंट है? एक के हेड पर दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा, ये क्या कहता है? ये आपका ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन कहता है। समझा? क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है। अभी मैं पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, फिक्र नहीं करना। ठीक है ना? बस इसको याद रखो, एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? चलो भाई, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप बोलेंगे ये क्या है, ये कब यूज करना? दोनों अल्टरनेटिव है, आप चाहे तो ये यूज कर लें, चाहे तो ये यूज कर लें, आपकी मर्जी है। मेरे लिए ना ज्यादा इजी पैरेललोग्राम लॉ लगता है मुझे। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ज्यादा आसान क्या है मुझे लगता है, आपको ट्राइंगल लॉ लग सकता होगा, लेकिन मुझे पैरेललोग्राम लॉ ज्यादा इजी लगता है। ठीक है ना? पहले मैं वो स्टेटमेंट बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा, फिर मैं इसको आपको अप्लाई करके बताता हूँ। दोनों से रिजल्टेंट सेम आएगा। जैसे एक वो पीएसपीओ का फैन आता है और एक ओरिएंट का फैन आता है। समझे? दोनों का काम क्या है? हवा देना काम है, यही काम है ना। बिल्कुल वैसे ही इन दोनों लॉस का भी काम क्या है? वेक्टर को ऐड करना। अब चाहे आप ट्राइंगल लॉ यूज करो, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करो। ठीक है? ये क्या कहता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो आपका जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये क्या कहता है? इस पे क्या था? इसमें था एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा। इसमें है दोनों का टेल, क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें क्या है? दोनों का टेल को इंसर्ट करवाओ, उसमें एक के हेड पे दूसरे के टेल को रखो। इसमें दोनों का टेल और रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल। क्या कह रहा हूं मैं? इसमें क्या करना है? दोनों का टेल और रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल। तो इसमें क्या है? इसका स्टेटमेंट है याद रखने वाला, भेजे में जाने वाला। वो क्या है? दोनों का टेल मतलब दोनों का टेल कोइंसाइड करवाओ, दोनों का टेल और रिजल्टेंट अलोंग दी डायगोनल। दोनों का टेल और रिजल्टेंट अलोंग दी डायगोनल। ठीक है ना? क्लियर हो गया? इस तरीके से ये जो है हमारे पास ट्राइंगल लॉ और
पैरेललोग्राम लॉ हो गया। तो ये क्या है, एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा, और ये क्या है, दोनों का टेल और रिजल्टेंट अलोंग दी डायगोनल। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये है, अब मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी में भी ऐसा होता है, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल लॉज नहीं है, ये रियल लॉज हैं, ये एक्चुअली अप्लाई होते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ, पहले आप लोग जो है इसको देख लीजिए, देख लिया ना आप लोग ने। अब जो है मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ आप लोग को। पहले हम लोग इसको अप्लाई करना सीखते हैं और फिर हम लोग इसको इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। कई सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करना सीखते हैं, कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके भी। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, मेरे पास एक वेक्टर है कुछ ये बी बार, ठीक है ना। इस पे ट्रायंगल लॉ पहले लगाना है मुझे। कैसे लगाऊंगा ट्रायंगल लॉ, बोलो। ट्रायंगल लॉ कैसे लगाऊंगा? ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा। और मैं जानता हूँ वेक्टर डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट चेंज द वेक्टर। ट्रायंगल लॉ क्यों लगाऊंगा मैं? क्योंकि ना तो जीरो का एंगल है ना तो 180 का एंगल है। जीरो 180 के बीच में कोई एंगल है, देख के मुझे समझ आ रहा है, देखो ना, इमेजिन करो, ये इसको पैरेलल शिफ्ट करो, यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा ये जीरो का नहीं है और 180 का भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा, ठीक है ना। तो किसके हेड पे किसका टेल लगाएंगे, आपकी मर्जी है। मैं दोनों से करके बताता हूँ। पहले क्या करते हैं, ए के हेड पे, ए का ये हेड है, उसमें बी का टेल लगाते हैं। कैसे लगाएंगे बताइए, क्या करना पड़ेगा मुझे या तो बी को पैरेलली शिफ्ट कर दो या तो ए को पैरेलली शिफ्ट कर दो। मैं बी को पैरेलली शिफ्ट करता हूँ, ऐसे ऊपर लेके गया और ऐसे लेके जाके ये लेके गया ऊपर, फिर आगे शिफ्ट किया और इधर लगा दिया, देखो तब भी पैरेलल होगा ना। तो ये ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। थोड़ा सा और ये ऐसा है, बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ऊपर लेकर के जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से जाएगा ये, सही ऐसे जाएगा, जो कि बी बार को क्या होगा, पैरेलल होगा। थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, उसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे पैरेलली मैंने क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया। तो ए के हेड पे मैंने क्या कर दिया, बी का टेल लगा दिया। ए के हेड पे क्या कर दिया, बी का टेल लगा दिया। जब ए के हेड पे बी का मैंने टेल लगा दिया तो रिजल्टेंट कैसे जाएगा, देखो ये सीक्वेंस है, तो ये ऐसे जाना चाहिए, नहीं रिजल्टेंट कैसा जाएगा, ऐसे उल्टा, ये जाएगा रिजल्टेंट, समझा, क्लियर हो गया। तो पहले क्या रखा है आपने, पहले आपने ए रखा है, क्योंकि ए के हेड पे बी का टेल रखा है, तो पहले आपने ए रखा है, तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, ये आपको क्या देगा, ये आपको आर बार देगा। ए के हेड पे बी का टेल, रिजल्टेंट उल्टा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो ये भी अपने को समझ में आता है। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये पहला तरीका था। दूसरे तरीके से क्या कर सकते थे, दूसरे तरीके से कर सकते थे कि बी के हेड पे ए का टेल है ना, बी के हेड पे क्या करते, ए का टेल रखते। तो बी का हेड तो ये है, उस पे क्या करना था, उस पे ए का टेल रखना था। देखो अब बी के हेड पे क्या करना है, ए का टेल रखना है। तो ये वापस से बना दें, ये अपने पास क्या है, यहाँ पर बी बार है, ये यहाँ पर ये बी बार है। अब बी के हेड पे क्या करना है, ए का टेल रखना है, मतलब क्या करना है, इसको ऐसे शिफ्ट करके लाना है, समझ में आ गया। देखो बी के हेड पे अब क्या करना है, ए का टेल रखना है। दोनों भी तरीके से आ सकता है, या तो ए के हेड पे बी का टेल रखो या तो बी के हेड पे ए का टेल रखो। देखो रिजल्टेंट क्या आएगा, चेक करते हैं। ये यहाँ पर उसको शिफ्ट करके ले आया है, कुछ इस तरीके से ए बार बनेगा, है ना। तो बी के हेड पे ए का टेल, रिजल्टेंट देखो उल्टा, देखो दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है। वो या तो मैंने ए के हेड पे बी का टेल रखा तब भी रिजल्टेंट नहीं आया, फिर मैंने क्या कर दिया, बी के हेड पे ए का टेल रख दिया तब भी रिजल्टेंट वही आया। तो अगर बी बार प्लस ए बार भी करेंगे तब भी क्या होगा, तब भी आएगा आर बार, समझा। फिर बोलते हैं कॉमेंटेटिव लॉ, क्या बोलते हैं इसको, कॉमेंटेटिव लॉ। आगे जाके बताऊंगा इसको, यहाँ तक समझ आया, क्लियर हो गया, बस अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये पहला एग्जाम्पल था, इसको मैंने कॉपी कर दिया आपके लिए, समझा दिया, आप लोग कॉपी कर लेंगे इसको। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अच्छा ये हमने लिया था अभी, ये एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। ए बार और क्या था, ये ऐसा कुछ था बी बार, या उसको और एक दूसरे एग्जाम्पल से, इजी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको सब तरीके से बताऊंगा। कौन से सब तरीके से, ए बार पहले रखो, फिर बी बार, फिर बी बार, फिर ए बार, उसके बाद पैरेललोग्राम से, सबसे आंसर सेम आएगा। आओ चेक करते हैं। ये आपके पास ए बार है और ये आपके पास क्या है, यहाँ पर बी बार है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए के हेड पर बी का टेल रखेंगे, फिर क्या करेंगे, बी के हेड पे ए का टेल रखेंगे, फिर क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, यानी दोनों का टेल, फिर देखेंगे रिजल्टेंट क्या आता है।
आओ तीनों केसेस में चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ए के हेड पे बी का टेल रखेंगे, ए का हेड ये है, बी का टेल रखने के लिए इसको ऊपर लेके गया मैं, ये आ गया बी बार। अ वेक्टर डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट चेंज द वेक्टर। तो ए के हेड पे बी का टेल, रिजल्टेंट क्या जाएगा, ये जाएगा रिजल्टेंट। समझे, क्लियर हो गया। तो इसमें कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका क्या होगा, पहले क्या रखा ए बार, ए के हेड पे बी का टेल है तो पहले आएगा ए बार प्लस बी बार, ए बार और बी बार मिला करके क्या मिल रहा है, आर बार मिल रहा है। क्लियर हो गया, ए के हेड पे बी का टेल रखा। सेकेंड केस देखते हैं, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में क्या करेंगे, वही लेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब बी के हेड पे ए का टेल रखेंगे। ये मेरे पास बी बार है ना, इसके हेड पे ए का टेल रखेंगे, तो इसको इसे यहां लेकर आया, ए था ना ये, तो ये बार भी यहां लेकर आया, फिर यहां शिफ्ट कर दिया, देखो ऐसे आ गया ए बार। तो बी के हेड पे ए का टेल, रिजल्टेंट कहां जा रहा है, ये जा रहा है, देखो रिजल्टेंट सेम है। समझे, अ वेक्टर डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट चेंज द वेक्टर, वही तो वेक्टर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। तो अगर बी को पहले रखेंगे बाद में ए को, तब भी रिजल्टेंट क्या आएगा, आर बार ही आएगा, सेम वेक्टर आ रहा है, तो सेम वेक्टर है ना? ठीक है ना। चलो भाई, तो ये वैसी बात है जैसे इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके वहां ले जाओ, तो वही आएगा रिजल्टेंट सेम। तीसरे केस में ये दोनों में क्या लगाया, ट्राइंगल लॉ लगाया, पहले में ए को रखा बाद में बी को, दूसरे में पहले बी को रखा बाद में ए को। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से समझते हैं, दोनों में ट्राइंगल लॉ लगा दिया था, पैरेललोग्राम लॉ से समझते हैं। ये हमारे पास फिर से बना देता हूँ, ये ए बार है और ये हमारे पास क्या है, बी बार है। क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ, बताओ। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, दोनों का टेल और रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल। तो दोनों का टेल, तो बी बार को ऊपर लेके जाता हूँ, तो बी बार को जैसे ही ऊपर लेके गया तो इधर आ जाएगा, और रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल, देखो रिजल्टेंट अब भी वही आ रहा है। समझे, क्लियर हो गया। तो आप ट्राइंगल लॉ लगाओ, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, या फिर आप क्या कर दो, आप अपना ट्राइंगल लॉ में दो अलग अलग केसेस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। समझा, क्लियर हो गया। तो तीनों केसेस आपको मैंने समझा दिए, पहले ए को रखो बाद में बी को, या फिर पहले बी को रखो बाद में ए को, रिजल्टेंट वही आने वाला है, या पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, रिजल्टेंट वही आएगा। अब मैं आपको जो है रियलिटी वाले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ उसको। रियलिटी वाले एग्जाम्पल्स क्या है, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स क्या है, क्या ये अप्लाई होता भी है या नहीं पे, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया, ट्राइंगल लॉ लगाओ या पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, आंसर तो सेम आता है। मेरा पर्सनल फेवरेट क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो भाई, आपके पास कोई रिवर है, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी दिया हुआ है बुक में, वो भी करेंगे हम लोग। आपके पास क्या है, कोई रिवर है। अब रिवर में एक आपके पास यहाँ पर चल रही है बोट, क्या है, बोट है। ये इंजन जो है, इसके अंदर इंजन लगा हुआ है बोट में, वो उसको यहां लेके जाना चाहती है, ऐसे, ठीक। इंजन उसको यहां लेके जाना चाहती है। उसके बाद जो है, इसके बाद ये जो रिवर है, रिवर भी तो बह रही है ना, रिवर फ्लो रही, तो रिवर की वेलोसिटी कुछ है होगी, तो रिवर इसको यहां लेके जाना चाहती है ना। तो इंजन इसको, बोट को यहां लेके जाना चाहती है, और रिवर कहां लेके जाना चाहता है, यहां पर लेके जाना चाहता है। तो रिजल्टेंट बोट जाएगी कहां पे, तो ये दोनों तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो वेक्टर होता है, तो वेक्टर को ऐड करने के लिए या तो ट्राइंगल लॉ लगा दो, या तो पैरेललोग्राम लॉ लगा दो। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, देख के नजर आ रहा होगा, 90 है। इसको यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट किया और यहाँ ले आया, बोट कहाँ जाएगी बताओ, बोट कहाँ जाएगी, दोनों का टेल, तो रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल, ये रिजल्ट बनेगा उसका, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं इसको। समझ आ गया। यानी बोट को अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंजन लेके आना चाहता है और यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी, यानी रिवर, तो बोट इस डायरेक्शन में जाएगी, और यहाँ भी नहीं जाएगी, यहाँ भी नहीं, बोट इधर जाएगी। समझा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये रियलिटी वाला एग्जाम्पल है, रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, बोट इधर जाएगी, टेढ़ी जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई, और एग्जाम्पल बताओ। आपने कैटरपिल्ट देखा होगा, कैटरपिल्ट, गुलेड कहते हैं ना उसको, गुलेड, कैटरपिल्ट देखा होगा। तो कैटरपिल्ट में होता क्या है बताओ, देखो एक फोर्स ये है ना, क्लियर हो गया। उसके बाद एक फोर्स क्या है, ये, ठीक है ना। उसको पकड़ के खींच रहे हैं तो उसको क्या कर रहा होगा, रबर बैंड रिएक्शन दे रहा होगा, है ना। देखो दो फोर्स या दो वेक्टर, दोनों का टेल, तो जो यहाँ पर पत्थर होता है वो कहाँ जाता है, अलोंग द डायगोनल। समझ आया, है ना। तो दोनों का टेल और रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल। समझे, क्लियर हो गया। आप जब क्या करते हैं, आप जब स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग के टाइम पे आप क्या करते हैं, दो फोर्स लगाते हैं, वो होता है एक्शन, एक्शन से आपको क्या मिलता है, रिएक्शन। तो वो रिएक्शन के दो फोर्सेस ऐसे होते हैं, आपने ऐसे पानी को पीछे किया तो आपने पानी पे एक्शन किया, तो पानी आपको क्या देगा, रिएक्शन,
रिएक्शन के दो फोर्सेस और दोनों का टेल, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, अलोंग द डायगोनल। इस वजह से आप आगे की तरफ पुश होते हैं, तो स्विंगिंग करते हैं। तो ये तो रियलिटी है, समझ आया? ये कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये रियलिटी ऐसा ही होता है। जो हमारे बर्ड्स उड़ते हैं वो भी ऐसे ही उड़ते हैं, ऐसे पंख फैलाते हैं, ऐसे पंख फैलाते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, एक्शन, हवा से क्या मिलता है, रिएक्शन, और दोनों का फिर देखो दो रिएक्शन मतलब फोर्स, दोनों का टेल, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, अलोंग द डायगोनल, तो आगे की तरफ पुश होता है। समझा? क्लियर हो गया? तो ये हमारे क्या है, लॉज हैं, जिससे हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ कब लगाना है, जब दो वेक्टर्स के ट्रायंगल 0 या 180 के बीच में होगा। समझ आया? क्लियर हो गया? तो ये तो मैंने आपको ऐसे याद करा दिया जैसे आपको आसानी से समझ आ जाए। अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली उसके स्टेटमेंट याद करने हैं। मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट्स क्या है जो बुक में दिए हुए हैं। बुक का स्टेटमेंट एग्जाम में यही लिखना है, सिंपल वाले स्टेटमेंट बता चुका हूँ मैं, ठीक है? तो एग्जाम में ट्रायंगल लॉ का जो स्टेटमेंट है, इफ टू वेक्टर डिस्क्राइबिंग, जो आपका पैरा सेकंड है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पैरा सेकंड, if two vectors describing the same physical quantity are representing the magnitude direction by two sides of a triangle taken in order, then the resultant is represented in magnitude direction by the third side of a triangle drawn in opposite sense from the starting point of the first vector to the end point of the second vector. ठीक है, लिख लेना है इसको, बुक टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और पैरेललोग्राम लॉ, if two vectors of the same type originating from the same point, tails at the same point, are represented in magnitude direction by two adjacent sides of a parallelogram, then resultant vector is given in magnitude direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point. ठीक है, जो मैंने बोला हूँ, एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा, वो ट्रायंगल लॉ है, और दोनों का टेल रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल, वो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है ना? तो वो आपको वैसे याद रखना है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब उसके बाद इक्का दुक्का यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बता देता हूँ, और फिर डेरिवेशन जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेरिवेशन कराऊंगा। अभी जो है यहाँ पर एग्जाम्पल 2.1 जो दिया होगा मैं कराता हूँ, ठीक है? आगे की प्रॉब्लम भी कराऊंगा, फिक्र मत करो, दुआ करो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो अभी बहुत सारी एसोसिएटिव लॉ वगैरह भी बताना है। एग्जाम्पल 2.1 पहले देख लो क्या दिया हुआ है। एक्सप्रेस वेक्टर AC बार इन टर्म्स ऑफ वेक्टर AB बार एंड CB बार शो इन द फुल। क्या बकवास है ये, देख लो, ये इसे वेक्टर का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, एरो कहाँ लग रहा है इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये AC बार है और ये B है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो, तो रिप्रेजेंट करना है अपने को। बताओ भाई, ये रिजल्टेंट है, बताओ किसके हेड पे किसका टेल लगा हुआ है। देखो इसके, ये तो दोनों हेड है, तो एक के हेड पे दूसरे का टेल, मतलब पहले क्या आएगा, AC बार, AC बार के हेड पे किसका टेल रखा हुआ है, CB बार का, है ना? CB बार, या आपको क्या देगा, एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा, ऐसा नहीं उल्टा, कौन रिजल्टेंट, ट्रेंड में आएगा AB बार। यही है बस, यही आंसर है इसका, ठीक है ना? चलो, पूछा क्या है, पूछा है AC बार को रिप्रेजेंट करो, तो AC बार का आंसर लिख दो। AC बार क्या होगा, ये CB बार प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस CB बार, डन, यही आंसर है। समझा? क्लियर हो गया ना? बस यही है, एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट उल्टा, तो जो उल्टा होगा वो रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना? चलो, उसके बाद एग्जाम्पल 2.2। अब दो वेक्टर को ऐड करना है, 10 वेक्टर को ऐड करना है, रूल वही है, उसको पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन कहते हैं। एक के हेड पे दूसरे का टेल लगाते जाओ, रिजल्टेंट क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना? चलो, ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, ये आपका A1 बार है, A1 बार, इसके बाद ये आपका क्या है, A2 बार, इसके बाद ये आपका क्या है, A3 बार, उसके बाद ये आपका क्या है, A4 बार, और ये आपका क्या है, A5 बार, ठीक है ना? चलो, कैसे करेंगे इसको, देखो क्या करना है, एक के हेड पे दूसरे का टेल लगाते जाओ, और रिजल्टेंट कौन है, देखो A5 बार, उल्टा है ना ये, तो ये रिजल्टेंट होगा, तो जो एक के हेड पे दूसरे का टेल लगाते उसी को ऐड करते जाओ। A1 बार, फिर इसके बाद क्या होगा, A2 बार प्लस क्या होगा, A3 बार प्लस क्या होगा, बताओ, A4 बार, और रिजल्टेंट क्या है, उल्टा, रिजल्टेंट कौन है, उल्टा कौन है, ये सब तो सीक्वेंस में, उल्टा कौन है, A5 बार, तो रिजल्टेंट है उसको उस साइड पे लिख दो, हो गया, डन, यही करना है। तो जो एक सीक्वेंस में है वो एक साइड पे आ जाएंगे,
और जो उल्टा है वही रिजल्टेंट है, वो उनका आंसर है, वो दूसरे साइड पे आ जाएगा। समझा? हो गया काम, यही है इसके अंदर। ठीक है ना? चलो भाई, तो ये बेसिक एग्जांपल आपको बता दिए मैंने और लॉ भी समझा दिए हैं। स्टेटमेंट खुद से टेक्स्ट बुक से लिख लेना। ठीक है? चलो भाई, तो ये आपको मैंने सारी चीजें इसमें समझा दी, कब क्या यूज करना है ये बता दिया। कल मैं आपको क्या करूंगा, ऐसा फॉर्मूला डिराइव करके दूंगा कल, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप लोग बैठे बैठे क्या करेंगे, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा मान लें। ठीक है ना? चलो भाई, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। दिस इज आमिर शेख साइनिंग ऑफ।